बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिला स्टार में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है। तेल की कीमतों में 30 रुपये फ़ी लीटर जो इजाफा है, ये IMF के साथ होने वाली निगोसिएशन के बाद किया गया है। IMF ने शराइत ये रखी थी कि आप जो सब्सिडी अवाम को दे रहे हैं उसको कम करें या ख़त्म करें। उसके साथ साथ बात ये हुई कि बिजली के फ़ी यूनिट में भी इजाफा किया जाए और उसी इजाफे को मद्देनज़र रखते हुए टैरिफ में भी आप इजाफा करें। तो वो टैरिफ में भी अब इजाफा मुतवक्के है। इसके साथ साथ हुकूमत ये बता चुकी है कि महंगाई भी होगी। हुकूमत ये भी कह चुकी है कि ये पुरानी हुकूमतों के किए गए मुआहदे हैं जिसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। उनकी गलतियों को हम सुधारेंगे और मुल्क को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हम किसी की धौंस धांधली में नहीं आएंगे, हम किसी मुसल्ला जत्थे की बात नहीं मानेंगे। ये पार्लियामेंट जो है वो आईनी मुद्दत पूरी करेगी, इसका फैसला किसी मुसल्ला जत्थे ने नहीं करना, ये हमने करना है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि 6 दिन की जो मोहलत दी गई है ये खून खराबे से बचने के लिए दी गई है। हमारे कारकुनान जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुए थे तो उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत ऐसे हरबे आजमाएगी। इसीलिए खून खराबे से बचने के लिए हमें ये इत्तलात थी कि आज रात या कल सुबह तक अगर आप यहाँ पे बैठते हैं तो खून खराबा भी हो सकता है। तो हमने इंसानी जानों को बचाने के लिए इंसानी मफाद में ये फैसला किया कि वापसी का रास्ता ले लें और 6 दिन की हुकूमत को मोहलत दे दें। अगर हुकूमत समझदार है तो असम्बलियाँ खुद ही तहलील करेगी। बसूरत दीगर हम इससे ज़्यादा आवाम लेकर इस्लामाबाद पहुँचेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये हुकूमत घर नहीं चली जाती। लेकिन जो मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, जिसकी बातें ये की जा रही हैं कि ये IMF शराइत के नतीजे में है और वो शराइत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तय की थी। जब यही जमात अपोजिशन में थी तो तब यही वजीर खजाना जब उस वक्त अपोजिशन में थे, अपोजिशन के रहनुमा थे, उस वक्त ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF के साथ जो मुआहिदा किया, क्यों किया? पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ानी है तो क्यों बढ़ाएं? पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर अगर पैसे लाने हैं तो उनका क्या फायदा? एक पैसे की भी इजाफा करने की इजाजत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत को नहीं देगी। यह तब की बात है जब पेट्रोल 137 रुपए फी लीटर था और अब पेट्रोल कितना है? 189 रुपए फी लीटर और 180 रुपए तक ये पेट्रोल मिल रहा है। दूसरी बात ये कि उनका यह भी कहना था कि जो वादे वईद किए गए हैं वो अवाम को बताए जाएं, बसूरत दीगर हम सड़कों पर आएंगे और आपके खिलाफ मार्च करेंगे। तीसरी बात उन्होंने ये की कि जो रुपए की डिवैल्यूएशन हो रही है ये आपकी हुकूमत के जो मफादात के तहत किए गए फैसले हैं उनके नतीजे में हो रही है। तो अब देखिए, वो तब जब बात कर रहे थे वो 173 रुपए डॉलर की बात कर रहे थे, तो अब डॉलर 201 रुपए ओपन मार्केट में फरोख्त हो रहा है। हालांकि 2.5 रुपए जो रुपए की कीमत है वो बड़ी है और डॉलर की कीमत कम हुई है, लेकिन आप ये देखिए कि फिर भी 201 रुपए ओपन मार्केट में है। तो ये तजादात जो हैं ये क्या सिर्फ अपनी हुकूमत में ही दिखाई देते हैं? जब आप अपोजिशन में हो तब दिखाई देते हैं, हुकूमत में आ जाएं तो भूल जाते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या इससे अखज़ करते हैं कि मिफ्ता साहब ने जो अपोजिशन रहनुमा थे तब बातें जो थी वो 137 रुपए का पेट्रोल कबूल नहीं था, अब 180 का भी कबूल हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आप किसकी गुफ्तगू सुना रहे थे? मुझे तो समझ नहीं आ रही। कल से लोग सुन के ये था कि अब तो गली मोहल्ले के बच्चे जो है ना, बच्चे अब तो वो भी तू करना शुरू हो गए हैं, अब तो वो भी बातें करना शुरू हो गए हैं। अब मुझे लगता है मुफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू आपने सुना दी, ये कोई इस आज से 2 सदियाँ पहले की गुफ्तगू तो नहीं है, ये गुफ्तगू को 20 साल पहले की तो नहीं है भाई, ये गुफ्तगू 2 से 3 माह पहले की है। मुफ्ता इस्माइल साहब उस वक्त क्या गुफ्तगू करते तो कल किस तरीके से टीवी पे बैठ के कहते हाँ है सच कहा तो था, लेकिन अब हालात। भाई क्या हालात, कैसे हालात? आपने अदम एतमाद की तहरीक पेश की, महंगाई हो गई है, मुल्क की मौशियत डूब गई है, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। कौन सा काम आपने कर दिया? मुझे एक काम बता दें। आपके दौर में हर चीज महंगी हो गई, हर चीज। कोई एक चीज मुझे बता दे जो सस्ती हुई है। इन्होंने मेडिसिन पे शोर उठाया, कोई एक मेडिसिन सस्ती बता दे। आपने इमरान खान ने वो हेल्थ कार्ड वो लेके आए, आम आदमी को मिल रहा था, चाहे वो किसी भी जमात से था। उनके मुताबिक अस्पतालों में अहकाम जारी हो गए, मुझे नहीं उसको बंद कर दें, उस पर नहीं करना। चीनी आप कह रहे हैं जी 72 रुपये किलो, किस जगह मिल रही है? मिल ही नहीं सकती, कॉस्ट ही नहीं है ये। आप कह रहे हैं आटा आपके यूटिलिटी स्टोर पे महंगा हो गया है, और आज यूटिलिटी स्टोर पे आपने कहते शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे जाए, जाके आपको फ़ोन आएगा फिर आप लेने आए। अंदाजा आप लगा लें। मार्केट पे किसी गली मोहल्ले में चले जाएं,
जनाब आज 18 रुपए की रोटी हो गई यासर साहब, 18 रुपए की, 20 रुपए पे नान जा रहा है, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब तो मौत भी महंगी, मुझे तो ये भी पता चला कि कफन भी महंगा कर दिया है, हर चीज़ महंगी कर दी है। ये जो अदम एतमाद महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से लाए थे, और किस क्या वज़ीर अब कुछ कह भी नहीं सकते, टीवी पे बैठे हैं, किस तरीके से इन्होंने कहा था यासर साहब। अब ज़रा आगे चलें यासर साहब, अब आपको बड़ी खबरें थे, ये खबर छोटी हो गई, ये बहुत छोटी खबर है, क्योंकि अभी तो लोगों को 30 रुपये और पेट्रोल भरना है, अभी तो बिजली के नर्ख बढ़ने हैं, अभी तो और चीज़ों की कीमतें बढ़नी हैं, और फिर जो जिंदाबाद जिंदाबाद जीवे जीवे कदम बढ़ाओ, फिर मैं उनसे पूछूंगा ना, अब आपके जवाब दें। इनके पहले ये कहते थे ना पीटीआई के अरकान असम्बली अपने हलकों में ना निकलें, अब इनके नहीं निकलेंगे जो हालात पैदा हो चुके हैं। आम आदमी जिस तरह चीख रहा है, जिस तरह रो रहा है, जिस तरह बिल्क रहा है, अब वो याद कर रहे हैं कि जनाब खान की हुकूमत ठीक थी। नहीं असल आपको बड़ी खबरें देते हैं, जो लोग सुनने के लिए बैठे हैं ना, सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, आपको भी आ रहे होंगे, मुझे भी आ रहे हैं। ये जो आज इन्होंने कहा ना 2023 में इलेक्शन कराएंगे, आज की डेट आप ज़रा नोट कर लें, इलेक्शन इसी साल होंगे, इलेक्शन इसी साल होंगे। दो इनके इत्तेहादी जाने के लिए तैयार बैठे हैं, एक पहले जाएगा एक बाद में जाएगा। इसी साल में इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग नून के अपने चंद एमएनए चंद दिनों में खुलकर ये बात करना शुरू कर देंगे कि हम महंगाई के इस तूफान में अवाम के पास नहीं जा सकते। पीपल्स पार्टी इनके साथ खेल रही है, अच्छा खेल रही है। मौलाना साहब मुझे एक बात बताएं, पीडीएम में कौन कौन था? पीडीएम के लीडरों के नाम लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान, उनके बेटे को बेहतरीन वजारत मिल गई। आसफ अली जरदारी, उनके बेटे को वजारत मिल गई। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनका बेटा वज़ीर आला बन गया, खुद वज़ीर आज़म बन गए। आगे आप चलते जाएं, जितने जितने लीडर थे सबको मिल गया। भाई पाकिस्तान को क्या मिला, आम आवाम को क्या मिला? ये थी हुकूमत की हराफ अदम एतमाद की तहरीक के बाद किसको क्या मिलना है? आवाम को कुछ नहीं मिला, ना आवाम को मिलना है। अब ये आज इन्होंने ऐलान किया कि 2023 तक हम हैं। मैं आज का दिन, आज की डेट, आज का वक्त आप नोट कर लें। 10 जून के बाद आप मुझे बताइएगा कौन कहाँ खड़ा है। इमरान खान के मुतालिक सब सवाल कर रहे हैं कि वापस क्यों गया। उसको वापस नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। उस सूरत में कि जिस सूरत में अगर वो कहता कि इस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा होना चाहिए। ये आपको मैं तस्दीक शुदा खबर दे रहा हूँ, तस्दीक शुदा। वहाँ पर कमो बेश 25 से 30 अफराद ने गिरना था। ये एक प्लानिंग थी। जिस वक्त इमरान खान ने ऐलान किया कि मैं 6 दिन की मोहलत दे के वापस जा रहा हूँ, तो एक जगह पर सफ़े मातम बिछ गया। या सर ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ, एक जगह पर सफ़े मातम बिछ गया। तो ये क्या हो गया? क्योंकि जिस तरह आपने पूरी रात शेलिंग देखी, क्या ये लोग पीटीआई के जो लोग थे, ये बेचारे लोग वो थे, पढ़े लिखा तबका है, सारी जमातों में पढ़े लिखे हैं, इनको शेलिंग करना, मारना, इस तरह करना। एक तरफ आप सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ख़त्म हुई उस दिन, तो आप इनको जिस तरह तशद्दुद का निशाना, जिस तरह इन पर शेलिंग की गई, अगर ये डी चौक आ जाते तो आने देते भाई, क्या होना था? सुबह कौमी आपने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को के ख़िलाफ़ बेहतरीन आपके लिए हो जाना था। आपने तो ये फैसला किया था कि इनको कुचलना है। दूसरी प्लानिंग ये थी कि डी चौक में कत्लो गारत हो और फिर तहरीक के इंसाफ को कालादम तहरीक करार दिया जाए। ये मामला था जो किसी सूरत भी इमरान खान नहीं चाहता था। इमरान खान ने अपनी अनाह की कुर्बानी दे दी। इमरान खान ने उन दोस्तों को नाराज़ कर लिया जो बात को समझ नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी तबाही से मुल्क को बचा लिया। क्या मुझे बताएं, उतना बड़ा मॉब वहाँ चला जाता, उसे कोई रोक सकता था? कोई भी लीडर होता उसे नहीं रोक सकता था। तो होना क्या था? अदारे हमारे, लोग हमारे, उनसे तसादम होता, हमारे अदारों के लोग शहीद हो जाते, सियासी जमातों के कारकुनों को नुकसान हो जाता। तो इस मुल्क में जो आलम होना था, फ़ायदा किसने उठाना था? गैर मुल्की हुकूमतों ने। तो इमरान खान ने ये फ़ैसला किया। कोई बैकडोर राब्ते नहीं है। यासर, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, हाँ ये ज़रूर है, मैं ये आपको एक बड़ी खबर दे देता हूँ। ये ज़रूर है कि ये बात डिस्कस अहम हलकों में होनी शुरू हो गई है और गैर मुल्की हलकों में भी होनी शुरू हो गई है। गैर मुल्की हलके आप समझ रहे हैं, वहाँ पे भी ये होनी शुरू हो गई है
कि भाई हमसे भी ये जो लोग आए हैं, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, इस पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह हो गया, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि ये सारे चैम्पियन थे माशियत के, इनमें से कोई एक भी उसको ठीक नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि ये सारी ये चीज़ें जो आपको मैं जो नज़र आ रही है कि जनाब कौन कौन सी तरमीम की जा रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें लाई जा रही हैं, यहाँ पे तरमीम तो ये होनी चाहिए थी कि जनाब पाकिस्तान के लिए क्या करना है। पहली तीन तरमीम हो गई, अब चेयरमैन नैब देखिएगा कितना कमाल का शख्स लगता। सुनने में तो आया कि मेरे पास रिकॉर्ड सबूत नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि इलेक्शन कमीशन में कुछ ऐसे नाम आए हैं कि जिन पे FIR भी दर्ज हैं, और वैसे ही खौफनाक FIR है जिसके मतलब आप सोच नहीं सकते। मुझे तो ये भी पता चला है कि पुलिस में कोई ऐसी तैनातियाँ हुई हैं कि जिनके भाइयों पर बड़े अहम मुकदमात हैं। तो मुझे बताएं, जब आप इंतकाम के लिए लोगों को लाएंगे तो फिर मुल्क किस तरफ जाएगा। इमरान खान अब जब आएगा, मैं ये भी आपको बता दूं, इमरान खान आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हुआ क्या है यासर? नहीं यार, पहले अगर वापसी हो गई है तो वो ये कहते हैं तैयारी नहीं थी ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अब तैयारी क्या होगी? देखें, एक तो ये हुआ, एक तो ज़हन में रख लें, इमरान खान एक लीडर है। जितने जलसों में लोग आए थे वो इमरान खान के नाम पे और उसके नारे पे आए थे। अगर आप ये कहें कि बाकी फ़लाँ सदर, फ़लाँ सेक्रेटरी, फ़लाँ ज़िले का सदर सेक्रेटरी, उसके कहने पे लोग आए थे, बिल्कुल झूठ है। आप मुझे बताएं, लाहौर शहर जहाँ पे सबसे बड़ा जलसा हो, वहाँ पे 4 लीडरों का तो मुझे पता जिन्होंने खुद गिरफ्तारी दी, खुद गिरफ्तारी दी। मैं बड़ा वर्कर समझता था शेख इम्तियाज साहब जो सदर लाहौर थे, किधर थे वो? नज़र ही नहीं आए, बिल्कुल नज़र नहीं आए। हमाद अजहर नंबर 1, डॉक्टर यास्मीन राशिद को सलूट करने को दिल करता है यार। वो इनके जनरल सेक्रेटरी नियाजी डट के लड़े, शफकत महमूद जैसे भी लोगों ने कहते थे ब्यूरोक्रेट है फला, लड़ा, वो निकला। बाकी टीम किधर थी? मेयर वाजिद अजीम बिल्कुल वहाँ पे करता, बाकी कहाँ थे? बाकी वो क्लास, बाकी इनके लाहौर के MP टिकट होल्डर कहाँ गए? लाहौर का सदर कहाँ गया? इनके मुझे बताए, जब पता है रात को घरों में छापे पड़ रहे हैं तो आप घर के लेने गए हैं? घर इसलिए गए कि आए पुलिस मुझे पकड़ के ले जाए? किसी एक ने एक ट्रांसपोर्ट दी किसी एक शहर में, मुझे बता दें गुजरांवाला के लोग कहाँ थे? सिर्फ आपका जो निकला जेहलम आया, फिर आपका एक सबसे बड़ा जुलूस, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये निकल के आया मरी से। हमने पहले कहा था वहां से आएगा, मरी से आया सरदार सलीम, उसके बाद शेखुपुरा से असलम बलोच जो पहले टीम लेके पहुंचे थे, शिबली फराज वहां पहुंचे। ये वो टीमें थी। फैसलाबाद को क्या हुआ? आप फैसलाबाद को क्या? फैसलाबाद का जलसा पंजाब के किधर गए? फैसलाबाद के लोग क्यों नहीं आए? सियालकोट के लोग क्यों नहीं? सवाल बनता है ना, इसलिए बनता है ये सवाल। ये है, जब आप मुझे बताएं, आपको तो चाहिए था अपने अपने शहरों में रहना, सारे जाके नंबर बनाने के लिए या क्या करने के लिए आप पहुंच गए पेशावर। मैं कह रहा हूं आपकी इज्जत रह गई, पिंडी निकला बाहर इसलिए कि शेख रशीद पेशावर नहीं गया। मरी से बेइंतहा काफिला जो था वो सरदार सलीम लेके आ गया, असलम बलोच बंदे लेके आ गया शेखुपुरा से। बाकी लोग क्या कहाँ थे? बताए ना मुझे कहाँ थे? डेरा गाजी यहाँ के लोग कहाँ थे? राजनपुर से लोग कहाँ थे? मुल्तान से लोग कहाँ थे? मेरे भाइयों की तरह डोगर साहब। लेकिन जब आप इस्लामाबाद में पढ़े हैं तो वहाँ से कौन किसको लेके आएगा? मुझे बताए डार साहब, आप बड़े बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े मेहनती हैं, बड़ी फाइट की आपने। सियालकोट जिसकी ड्यूटी लगाई वो क्यों ना आते यहाँ तक? रास्ते बंद थे, बिल्कुल ठीक है, आप लड़ने वाले लोग भी नहीं हैं, लेकिन शहरों के अंदर नजर तो आना चाहिए था ना यासर, शहरों के अंदर नजर तो आना चाहिए था, क्यों नहीं नजर आए? इनसे बेहतर तो कराची डटे रहे, बहुत अच्छे डटे रहे। इसलिए खान साहब को पता है सबका, बहुत से लोग तब्दील होंगे, बहुत सी टिकटें तब्दील होंगी। अच्छा, इसके पीछे ये वजह हो सकती? मैं कह रहा हूँ जी, एक तो इनकी ग्रुपिंग थी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इनकी आपस की ग्रुपिंग ने इनका बेड़ा गर्क किया। दूसरी बात यह है कि ये समझते थे इनके नाम से नहीं, लोग आते हैं खान साहब के नाम से। आज आप उसी दिन देखें, रात को लिबर्टी चौक में खान साहब ने कॉल दी, जहाँ जहाँ पहुँचे, खुदा की कसम मैं परेशान हो गया, इतनी ज़्यादा तादाद में लोग और फैमिलीज़। उन्होंने कहा कि मैंने एक छोटी सी बच्चा उठाया हुआ था, एक औरत ने, अंसुगैस की शैलिंग हो रही थी, मैंने उससे कहा कि आप पीछे चली जाएँ। उन्होंने कहा मेरा ये बच्चा जो है ना 6 माह का है, मैं इसके मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे आई हूँ, मैं खान के साथ खड़े, इमरान खान के साथ खड़े।
अब तो खान साहब को फैसला करना होगा और ये फैसला खान साहब कर रहे हैं। हमाद अजहर जिसे मम्मी डैडी कहते थे वो मार भी खा रहा है, उसके शेल भी लग रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद बीमार औरत बेचारी किस तरह कोविड में काम किया और उस जिस तरह डट के वो गई, वो इनके जनरल सेक्रेटरी नियाजी जुबैर नियाजी जिस तरह उनको मार पड़ी, ये सारा देखे ना। और यासर उसके बाद राना साहब एक सवाल यानी उस दिन से अटका हुआ सवाल ये है कि पहले कहा जाता था कि खान साहब जो हैं ये जलसे जुलूस जो करते हैं, धरने धुरने देते हैं, ये कुछ ATMs के सर पे देते हैं। अब जिन्हें ATMs कहा जाता था वो तो इस वक्त हुकूमत के साथ हैं, तो फिर अब ATMs कौन? बिल्कुल गलत। देखें मैंने पूछा, चले मैंने एक बंदे से पूछा, मैं इसका नाम भी ले देता हूँ, मैंने असलम बलोच से पूछा कि यार ये आप इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? उसने कहा जी खान साहब के दौर में भी हमसे पैसे लिए जाते थे। मैं कौन लेता था? उसने कहा जी चाहे जो जिनको आप ATM कहते हैं वो आधे आधे पैसे हमसे लेते थे, वो अपने पल्ले से कब लगाते थे। अब मुझे बताएं इतना बड़ा इवेंट, इतने जलसे, इतने जुलूस कौन कर रहा है? अगर वो ATM नहीं है तो खान साहब के लिए खर्च करने के लिए इतने लोग मौजूद, आप सोच नहीं सकते। इसलिए उन्हें यकीन है कि खान साहब जो हैं वो किसी को बेचेंगे नहीं, खान साहब कोई मुनाफकत नहीं करेंगे, खान साहब किसी जगह करप्शन नहीं करेंगे। मुझे तो उन्होंने कहा जी हम साबित कर सकते हैं कि हमसे हर जलसे के पैसे लिए जाते थे। अगर सरगोदे में जलसा है तो उसके पैसे कौन हमसे आगे लेता था? ये कहता था कुर्सियां भी मैं लेके दूंगा तुम्हें, बैनर भी मैं दूंगा, सब दूंगा, मुझे दो। तो मैंने कुछ नहीं कहा, उस पर कितने पैसे कमाते थे। सही, ये तो बातें हो रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बातें लोग कर रहे हैं। तो या सर क्योंकि अभी आपने ब्रेक पे भी जाना, मुझे बार बार कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये PTI के साथ बहुत खौफनाक गेम क्या खेली गई और आगे खेली के जा रही। सही, ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद वापस साबिक वफाकी वज़ीर साइंस और कानून फवाद हुसैन चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। फवाद चौधरी साहब से PTI की अगली प्लानिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है? एक तरफ बाज़गिश ये सुनाई देती है कि मुआहिदे के तहत वो वापस चले गए, दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म ने इसकी तरदीद की है। उनका ये कहना था कि हमारे कारकुनान इस हिकमत अमली के लिए तैयार ना थे, जो हुकूमत ने स्ट्रेटजी अपनाई उसके लिए तैयारी नहीं थी। 6 दिन बाद हम वापस आएंगे और इससे ज़्यादा तादाद में आएंगे और तब तक यहाँ पर बैठेंगे जब तक हुकूमत फैसला नहीं कर देती। 6 दिन की डेडलाइन दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी किस हद तक मजबूत और मौसर है और उससे हुकूमत पर किस हद तक असर पड़ा है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वजीर कानून और साबिक वफाकी वजीर साइंस रहे हैं फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने का ऐलान किया था कि तब तक वहां पे बैठेंगे जब तक हुकूमत जाने का फैसला नहीं कर देती। तो फिर अब बातें गर्दिश ये करना शुरू हो चुकी हैं कि आपने बैकडोर कोई डिप्लोमेसी की है, कोई रवाबित किए हैं, जिसके बाद आप इस नताइज पे पहुंचे कि वापस जाना ही बेहतर है। इसकी तरदीद किस तरीके से करेंगे? देखिए, वो तो आज तरदीद करती है खान साहब ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। और फ्रेंकली इमरान खान उस तरह के पॉलिटिशियन नहीं है जो बात और कर रहे हों और बात दूसरी कोई और हो। वो उनके दिल और जुबान में कोई इतना बड़ा फासला है नहीं, तो इसलिए जो बात उन्होंने कही है, मैं तो पर्सनली तो ऑब्वियसली मैं तो जेल में था और पीरपुर में शेलिंग वगैरह के हम तो वो भुगत रहे थे। तो जब यहाँ पे पहुंचे हैं और फिर यहाँ पे क्राउड के साथ थे तो मैं तो साथ नहीं था, तो इसलिए मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन आज जो खान साहब ने बात की है तो आई सी नो रीजन टू नॉट टू ट्रस्ट हिम। फाचो साहब, आज गवर्नमेंट ने कह दिया जी हम हर सूरत में 2023 तक जाएंगे, हम किसी सूरत में भी एक दिन पहले इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो फिर 6 दिन बाद दमादम मस्त कलंदर। देखिए, अब कल कोर कमेटी की मीटिंग है, देखते हैं उसमें डिस्कशंस होंगी। वैसे आज प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने तो जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसमें यही बात की। अच्छा फवाद साहब, लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करते हैं। आप शेलिंग खाते रहे, आपकी फुटेज सामने आई, आप लड़ते रहे, आप मार खाते रहे, मारते रहे, फुल आपने वहाँ पे फाइट की, उसके बाद आखिरकार आप इस्लामाबाद पहुँच गए, आपके साथी भी। लेकिन पंजाब से वो रिजल्ट नहीं आया जो रिजल्ट आना चाहिए था, इसकी क्या वजूहात बनी? राणा साहब, बात यह है कि सच्ची बात है कि ये PTI को मिलिटेंट पार्टी नहीं है और ना ही हमारे जो लोग हैं वो इस तरह से ये एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए कि वो पुलिस के साथ जो है वो उस तरह से लड़ेंगे जिस तरह शिद्दत पसंद जमातों
के लोग लड़ते हैं, और ये होना भी नहीं चाहिए। किसी इतनी बड़ी जो सियासी जमात है, जो वफाकी सियासी जमात है, रियासत को उसको इस तरह पुश नहीं करना चाहिए कि हर पार्टी ये सोचना शुरू कर दे कि हमारा एक मिलिटेंट विंग भी होना चाहिए। अब आज मुझे पता है कि हर जो हमारे जो बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, देखें जी ये तो पुलिस इस तरह से नहीं मुकाबला होता, तो आपको एक स्पेशल विंग्स क्रिएट करने चाहिए पुलिस के मुकाबलों के लिए। इस तरह से अगर ये सोच पैदा हो जाए हर सियासी जमात में, और वो अपने इस तरह के विंग्स बनाने शुरू कर दें सबोटैज के, जिस तरह से JUI ने बनाई हुई है, जिस तरह से और मजहबी जमातों ने बनाया हुआ है, तो पाकिस्तान में तो क्योस हो जाएगा। रियासत को के मुफाद में बिल्कुल नहीं है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उसको रोके, सियासी जमातों के और के सियासी जमातों को ये सोचने पे ना मजबूर करे कि वो मिलिटेंट विंग्स अपने क्रिएट करें। ये तो एक बहुत पाकिस्तान के लिए एक क्योटिक सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि करने को तो मिलिटेंट विंग तो हर एक बना सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अपने ये क्लॉस क्रिएट करना या वो करना तो प्रॉब्लम नहीं होता, बट मेरी नज़र में हमें एक अपनी जो रियासत है, हुकूमत है, उसको इस पॉलिसी के ऊपर बहुत और फिक्र की जरूरत है, और इसको इस तरह से नहीं उनको ये रवैया रखना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, जिस तरह आज खान साहब ने ये बात की कि हमारे कारकुनान ऐसी तैयारी में नहीं थे, वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हुकूमत इस तरह के हरबे आजमाएगी, आप 6 दिन की मोहलत देके वापस चले गए हैं, हुकूमत बज़िद है कि अपना टेनोर पूरा करेंगे। अब अगर आप वापस आते हैं और हुकूमत वही तरीका कार आजमाती है जो हुकूमत ने पहले आजमाया है, तो फिर स्ट्रेटजी क्या होगी, फिर धरना कैसे हो सकता है? खान साहब तो अभी खून खराबे से बचाव के लिए वापसी का रास्ता लेने पर आमादा हुए, तो अगली स्ट्रेटजी फिर किस तरह मजबूत होगी? सच्ची बात यह है कि अगली स्ट्रेटजी के ऊपर जो 6 दिन या 5 दिन है, मेरी को बड़ी डिटेल डिस्कशन नहीं थी, और जब वो डिटेल डिस्कशन होगी तो फिर कोई मैं अपनी ओपिनियन बता सकता हूँ कि क्या है, कैसे है, किधर हो रही है, क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जो अगली जो डिस्कशंस हैं वो अब देखते हैं कि वो उसके ऊपर कैसे वो उन्होंने आगे बढ़ना है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये हुकूमत कभी भी इलेक्शन नहीं कराएगी और ये इसको लंबा लेके जाएंगे। और अभी भी जिस जो उनका रवैया है वो बड़ा वाज़ेह है कि वो तो इलेक्शन कमीशन पे भी उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, अपने जाती लोग लगा लिए, उन्होंने इस पे नैब पे भी अब फवाद हसन फवाद और वो लोगों को लगाना चाह रहे हैं, और वो इदारों के ऊपर अपना कंट्रोल मुकम्मल करना चाह रहे हैं। इसलिए उनको फिलहाल कोई रेजिस्टेंस नहीं है लेजिस्लेशन में भी, और इस तरह से जो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो है वो जरूर है। लेकिन आप लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, आप बेहतर नहीं समझते कि अगर आप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होते तो मज़ाहमत बेहतर हो सकती थी, कानून साजी करवाने में हुकूमत को मुश्किलात भी पेश आ सकती थी? देखिए ये लेकिन फिर आप तहरीक नहीं खड़ी कर सकते थे। आपने जो तहरीक खड़ी करनी है उसके लिए जरूरी था कि आप पार्लियामेंट का हिस्सा ना होते। लेकिन हमेशा जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो उनमें एक पब्लिक मूवमेंट स्ट्रेटजी होती है और एक बैक एंड स्ट्रेटजी होती है। सो डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो गौर की जरूरत है, और इस हुकूमत ने तो देखें वही करना है जो उन्होंने पहले किया, इसका तो कोई हाल नहीं। इन्होंने वही अपने जो एक पाकिस्तान के ऊपर एक कब्जे का जो एक इनका है, और फिर पैसे कमाना, फिर बाहर जाना, इन्होंने तो अपने तब्दील नहीं होना। इन्होंने तो एक हफ्ते में फिर वही बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज दिमाग साहब ने देखे, तो PTI के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो इन मामलात के ऊपर एक बड़ी गहरी नज़र से देखे। और आखिरी उम्मीद है इमरान खान और PTI पाकिस्तान के लोगों की, अदरवाइज तो ये पाकिस्तान जो है वो अगले 20 साल जो है वो बिलावल भुट्टो और 20 साल मरियम नवाज के दरमियान फंस जाएगा, और इससे ज़्यादा पाकिस्तान की तबाही मुमकिन नहीं है। वह सब सुनने में आ रहा है कि आप समेत जो हैं वो तकरीबन 80 के करीब PTI के अहम रहनुमा जो हैं उन पर जो FIR दर्ज की गई हैं वो इसीलिए दर्ज की गई हैं कि अगले चंद दिन में आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन ये वो तो पहले भी किया है, अब भी जो है जाहिर है वो तो गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं इसमें किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। मेरी नज़र में इसमें जो है वो एक बड़ी तगड़ी पॉलिसी की जरूरत है, और हम पाकिस्तान के अवाम को इन लोगों के रहमो करम पे नहीं छोड़।
फवाद चौधरी साहब, जिस तरह आज IMF के कहने पे पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, अब बिजली के फी यूनिट कीमत में भी 7 रुपए का इजाफा मुतवक्के है, तो आप क्या समझते हैं? जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो तो ये कहती है कि आपकी गलतियों को हम सुधार रहे हैं, इसलिए मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं, तो क्या ये वक्त की जरूरत थी बढ़ाना, या हुकूमत इसे रोक सकती थी? लेकिन ये पहली बात तो ये है कि गलती जो थी वो तो इसलिए बेवकूफाना बात है ना कि हर आदमी के पास इंटरनेशनल ऑयल प्राइस डाटा है, वो देख सकते हैं कीमतें बढ़ेंगी तो आपकी कीमतें बढ़ेंगी। हमारी स्ट्रेटजी में सिर्फ ये 30 रुपए का जो हमने दिया था रिलीफ, वो इसलिए मुमकिन हो पाया था कि हमने कोशिश की कि रूस से हम सस्ता तेल लेते। इस इंटरनेशनल सिचुएशन इस तरह की थी कि रूस को जरूरत थी बाहर के लोगों की मदद की। रूस से अगर हमें तेल मिल जाता हम कंटिन्यू कर लेते, नहीं मिलता तो आपने बैन अवी प्राइस पे देना। इनसे जो असल में जो गलती हुई है, या जो भी इनकी चूंकि इंटरनेशनल प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर है, ये वेस्टर्न ब्लॉक में रहना चाहते हैं और हर कुर्बानी देने को तैयार है अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक में रहने के लिए। अब उससे जाहिर है पहली शर्त ये थी कि आपने रूस के साथ नेगोशिएशन खत्म करनी है, इन्होंने आते ही वो खत्म कर दी है। अब वहां से चूंकि कोई उम्मीद नहीं रही है हमें सस्ता तेल लेने की, तो आपने तेल तो महंगा करना। अच्छा फवाद साहब, एक आखिरी सवाल, चलें लॉन्ग मार्च के बाद आप इधर मसरूफ़ हो गए, उससे पहले आपको कोई बैकडोर राब्ते नज़र आए? कुछ कुव्वतें थीं जो बैकडोर राब्ते कर रही थी, जो चाहती हों कि इलेक्शन हो जाएं और कुछ मामला ठीक हो जाए? बैकडोर राब्ते तो हमेशा रहने चाहिए, ख़त्म भी नहीं होने चाहिए, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान को हमने कोई जो है वो एक क्योस में तो नहीं डालना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान के अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उनका एहतराम किया जाए और तमाम इदारे इसमें अपना किरदार अदा करें। बैकडोर राब्ते होने चाहिए, ख़त्म नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये राब्ते होना ज़रूरी है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फवाद हुसैन चौधरी साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 6 दिन की डेडलाइन दी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इत्तेहादी हुकूमत है वो ये समझती है कि हम ये 6 दिन की डेडलाइन ये जो दे के गए हैं, ये खुद भाग गए हैं और हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुश्किल फैसले करके बढ़ रहे हैं। तो किस किस्म की मुश्किलात का सामना होगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, इस वक्त अगर देखा जाए मौजूदा हुकूमत का पेट्रोल प्राइसेस में इजाफे का फैसला, फिर बिजली के पैसों में इजाफे का फैसला हो जाएगा, फिर बजट जो है वो सबसे मुश्किल बनेगा, तो ये इस मुआशी गिरदाब से किस तरीके से हुकूमत निकलेगी? पहले तो यासर मुझे ये बताया ना, इस हुकूमत ने कल एक इजलास किया, शहबाज शरीफ साहब ने दुआदार तकरीर की, सारे बैठे, तो पहला इजलास था, पहली मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी असम्बली देखी कि अपोजिशन लीडर जो हैं वो तालियां बजा रहे हैं, डेस्क बजा रहे हैं, इस तरह करके। कमाल के अपोजिशन लीडर थे कि वो जिनके अपोजिशन में हैं उनके हक में तालियां बजा रहे हैं, उनके हक में डेस्क बजा रहे हैं। तो ये भी बयान दिया हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी और इसके लिए हम इनका साथ देने को तैयार। मैं उस पर भी आऊँगा जी। देखें, एक तो मुझे बताए, आटा डबल प्राइस पे चला गया, घी 550 पे चला गया, चिकन आज 580 पे चला गया, दालें महंगी हो गई, किराए की चीज़ें महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई। मुझे बताएं, कल की असम्बली में यासर दिल खून के आंसू रोता है, एक चीज़, एक फैसला ऐसा जो पाकिस्तान के लिए किया हो, एक फैसला, एक बिल ऐसा जो ऐसा बिल हो जिसमें आवाम को रिलीफ मिले। कल पता क्या बिल पास हुआ? चोरों, डाकुओं को, लुटेरों को रिलीफ मिले। माजरत से कल बिल पास हुआ कि जनाब अब नैब को कौन, नैब किसको बुलाएगी? जिसने करोड़ों की अरबों की करप्शन की होगी। आपको मुझे तो नहीं बुलाना भाई। उनके रिलीफ के लिए बिल आपने पास करवा लिया, आपने उसके लिए अपने कानून बना दिए। जो कल तक नैब में गिरफ्तार हुए थे उनको डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन नैब बनाने की तैयारियां कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानी जो आपके लिए अपना सब कुछ कर रहे हैं, उनके वोट को ख़त्म करने के लिए आपने वहाँ पे फैसले कर लिए। आपने वो शफाफ इंतखाबात का तरीका जिससे मशीन से जिसने आप होना था, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, उसी तरह करो। जो 20,000 मुर्दे या 25,000 जाली वोट हर हल्के में है, ये आपको पता, मुझे पता है, वो जनाब उससे हमने जीतना है। वो होने तो क्या फैसला किया? आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कहते हैं कि हमने ईवीएम का इस्तेमाल खत्म नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन की इस्तिस्बाब राय है कि अगर वो ईवीएम के जरिए इलेक्शन करवाना चाहती है तो करवा ले। गलत बात है। असम्बली से आप बाकी बिल मंजूर करवा सकते हैं, असम्बली से आप सब कुछ करवा सकते हैं, मंजूर करवाते आप कि इलेक्शन हर सूरत में इस पे होना है, तो मैं देखता इलेक्शन किस तरह ना होता। ये ऐसे ड्रामेबाजी है, सारा कुछ है। कल असम्बली से
अमीर ज़ादों के लिए, कल असम्बली से करप्शन के दरवाजे खोलने वालों के लिए बिल पास हुए हैं। अगर वो बिल पास होते, आपके मेरे वहाँ पे बिल पास होता कि ना पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ानी, अगर इनका पेट्रोल बंद करें ना, ये जो TADA देते हैं तमाम अरकान असम्बली को बंद करें, इनके सब चीज़ें बंद करें, इनकी सैलरी आधी करें और खसारा ख़त्म करवाएं। क्या नहीं कर सकते ये, लेकिन नहीं किया गया ना। तनख्वाहें भी इनकी बढ़ती हैं, TADA भी इनका बढ़ता है, पेट्रोल भी इनका बढ़ता है। भाई जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना, आपको पता है ये बड़े ये जो लोग होते हैं जिनको पेट्रोल मिलता है वो क्या कहते हैं, सारी तनख्वाह बढ़ गई है। भाई इनका करते आपने गरीब जो है, गरीब ये जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहते थे ना, मैं जरदारी साहब आपका पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, ओ जरदारी साहब तो हाथ ना आए, उन्होंने कहा गरीब का पेट फाड़ो, गरीब के पेट को काटो, वहां से उसके जो अंदर है वो निकाल लो और अपने अपने जगह कर लो। ये हुआ है। कल वहां पे पेट्रोल की बात हुई, क्या वहां पे कोई ऐसी बात हुई? आधी रात को आपने देखा, आधी रात तक पेट्रोल पंपों पे क्या हाल रहा, किस तरह क्या क्या नहीं होता रहा। देखें यासर, असेंबली में अब बिल पास कौन से होंगे? वो पास होंगे जो इनकी अपनी मर्जी के होंगे, वहां पे वो चीजें होंगी जो इनकी अपनी मर्जी की होंगी। आवाम के लिए कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि ये आवाम इसी काबिल थी, ये लोग इसी काबिल किया थे। जा सकता था और क्या कुछ किया गया, इसी मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कहीं नहीं जाएगा इससे विदा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह हम फवाद हुसैन चौधरी साहब से बात ये कर रहे थे, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग क्या होगी ये तो कल कोर कमेटी इजलास में फैसला किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में जो मौजूदा हुकूमत ने फैसले किए हैं, अगर ये समझते हैं कि हमारी गलतियाँ हैं तो फिर इंटरनेशनल इस वक्त मार्केट को भी देख लिया जाए, सूरत हाल को भी देख लिया जाए। तो इस वक्त जो फैसले हैं इससे अवाम को नुकसान क्या होगा, अवाम कितने मुआशी गिरदाब में मजीद फंस जाएगी, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने। शेख साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब, 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया, 7 रुपए फी यूनिट जो है वो बिजली भी महंगी होनी है, टैरिफ में भी फिर उसके इजाफा हो जाएगा। आप ये देख लें किरायों में 20 से 30% इजाफा हो गया, चक्की का आटा महंगा हो रहा है, इसका असर दीगर चीज़ों पर भी पड़ेगा। ये तो आए थे, आप लोग तो आए थे महंगाई मार्च करते हुए, तो महंगाई तो अब फिर से लागू होना शुरू हो गई है, तो अब हम किधर जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चाहे मौजूदा मिफ्ता इस्माइल हों या पहले हफीज़ शेख हों या हमारे ये शौकत तरीन हों या ये IMF से खुद ही आते हैं, उनका काम ही सिर्फ एक, आपने पता नहीं इकनॉमिक हिटमैन किताब पढ़ी है कि नहीं, उसमें उस बड़ी वाज़ेह तौर से कहा गया है कि ये तो चाहते ही यही हैं IMF और ये दुनिया के इदारे, वर्ल्ड बैंक और ये, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा लें और इतना कर्जा ले लें कि फिर हमारी हर शर्त मंजूर करें। तो आप जब उन्हीं के बंदे ही लाते हैं, पाकिस्तान में कोई नुमाइंदा कभी पिछले 35 साल में कभी कोई वज़ीर ख़जाना बना है, 6 महीने मिफ्ता ये जो अपना नवीद कमर साहब वो बने हैं 6 महीने 35 साल में। तो हम तो सब जो गली मोहल्लों से आते हैं, जो इकोनॉमिक समझते हैं, जो कि इकानमी को डेवलप करना चाहे, मार्केट को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो यही करते रहेंगे कि आप और लगाएं, टैक्स लगाएं और गरीब पे। देखिए, टर्फ पिछले 600 पिछली हुकूमत ने 600 अमीर लोगों को टर्फ का कर्जा दिया, सबसे बड़ा कर्जा वही दे दिया 2% इंटरेस्ट पे। और आज आप देख लिए एक्सपोर्टर्स को 3% रीफाइनेंस पे मिलता है और गरीब आदमी को, SMEs को जो कर्जा मिलता है वो 18-20% पे भी नहीं मिलता। और आज 14%। देखो, IMF के बाद एक ही हल है, शुरू से ही हल है, उसके बाद वो कहते हैं कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं तो महंगाई कम होगी। हालांकि ये हल जो है ये डेवलपिंग कंट्री से और जो इकानमीज ऐसी होती हैं जो सारी मतलब रजिस्टर्ड इकानमीज होती हैं, उनके यहाँ का ये हल है। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर इकानमी जो है वो अनऑफिशियल है और हमारे यहाँ जब आप पॉलिसी रेट बढ़ाते हैं तो महंगाई बढ़ती है। ये मेरा 56 साल का बिजनेस का तजर्बा है। आप महंगाई कम नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि अमीर मुल्कों में उनकी इकानमी में ये हल होता है। आपने जो अदम इत्मीनाद की तहरीक पेश की जिसका मतन ये था मुल्क की मईशत को संभालना, बदतरीन महंगाई, आपने महंगाई मकाओ मार्च भी किया,
तो अब आपने तो उससे भी आगे चले गए, अब आप क्या अवाम मकाओ मार्च करने जा रहे हैं, क्या करेंगे फिर आप? देखिए, उन्होंने जो 4.25 साल हुकूमत की ना पीटीआई ने, वो जिस तरह उन्होंने छोड़ा हमें, देखिए 5,000 आप ना शेख साहब, यही सवाल है, आप ना लेते तो बजट का आप क्यों, आपने क्यों अपने गले में ये तोक बांधा, क्यों ली? अगर आप ये राना साहब बता दें, 4.25 साल उन्होंने किया तो ये अशर किया, अगर साल और कर लेते तो कहाँ पहुँचाते। आज भी इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप लोग भी तो अपना इमेज बेहतर करने के चक्कर में हुकूमत में है ना, आपके पास भी तो बेहतरीन ऑप्शन था, आपने तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा ली थी, आप नए इलेक्शन की कॉल दे देते, आपको भी पता था पीटीआई के हक में अवाम है नहीं, तो आप भी उसको कैश करवा सकते थे, लेकिन आपने इक्तदार में रहना मुनासिब समझा है। अब मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि उनका गंद साफ कर रहे हैं। बेहतरीन ऑप्शन आपने खुद गवाया। नहीं, अभी भी वो ऑप्शन हमारे पास है। अभी तो इस हुकूमत को आए तो 1-1.5 महीना ही हुआ है, लेकिन उसका बोझ तो उठाया है ना आपने, नहीं है, हम उसमें बड़ा आपका इमेज भी गवाया है सर, ये माने इमेज गवाया है। नहीं, लेकिन देखिए, अगर मुल्क के लिए अगर मुश्किल फैसले करने के लिए ठीक है, हो सकता है हमारी इमेज में फ़र्क आया हो, मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, लेकिन कोई करेगा तो नहीं, कोई मुश्किल फैसले कोई करेगा कि नहीं? अगर नहीं करोगे तो जिस तरह पहले होता रहा है और आप दलदल में फंसते जाओगे ना। मैं इतना, ये गलत फैसला है, मैं इसको पूरी तरह इंडोर्स नहीं करता कि सारा बोझ आप डाल दो। मैं तो यही बता रहा हूँ कि अमीरों को सबसे बड़ा कर्जा दे दिया गया 2% पे, 2% टर्फ 600 अमीरों को, और फिर ये एक्सपोर्टर जो हमारे हैं एक्सपोर्टर, उनको 2-3% पे रीफाइनांस दिया जाता है कर्जा। और आम छोटे छोटे जो लाखों एसएमई है ना, छोटे कर, उन पे ये जो बढ़ाया है ना, पेट्रोल का बढ़ाया है, क्योंकि हमें खसारा है बजट। IMF ये कहता है कि आपसे सवाल करेंगे, मेरा एक आखिरी सवाल ले लें। आप ये कहते हैं मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं जी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यही कहा था कि आलमी मंजरनामा जो है हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले तो उनके भी थे, मुश्किल फैसले आपके भी हैं। मुझे ये बताएं कि जो मुश्किल फैसले करते हैं उनमें से कितनी तादाद ऐसी है जिसका इंपैक्ट उन पे खुद भी पड़ता है? सर, इसका सारे का सारा बोझ आम आवाम पे पड़ता है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो फैसले करने वाले हैं, उनके तो अपने अपने कारोबार हैं इतने बड़े, उन पे क्या फर्क पड़ेगा? मुश्किल फैसला उनके लिए थोड़ी है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं एग्री करता हूँ आपसे। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि सारा कर्जा तो पिछली हुकूमत ने 500-600 बड़े बड़े रईसों को दे दिया, और जो लाखों एसएमई हैं, छोटे और दरमियाने दर्जे के बिजनेसमैन हैं या आम काम करते हैं छोटा मोटा, उनको तो कर्जा मिलता नहीं है। ये इंडिया में जो टोटल कर्जा है ना, मैं आपको फिगर ये दे रहा हूँ, उसका 15% एसएमईज़ को यानी दरमियाने और छोटे को मिलता है। बांग्लादेश में 12% टोटल कर देगा, हमारे यहाँ तो वो 7% सिर्फ 93 बड़ों को मिलता है और सिर्फ 7% छोटों को और दरमियाने को मिलता है। ये सारी हुकूमतें यही कर रही है। तब्दीली लाई थी कि पिछली हुकूमत ठीक नहीं थी। आप कल कौमी असम्बली के इजलास में लाजमी होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को तो हेलीकॉप्टर बेच के बुलवाया गया था कि इजलास में लाजमी है। अब मुझे एक बात बता दें, कल के इजलास में, कौमी असम्बली के इजलास में कोई एक ऐसा मुझे फैसला या बिल दिखा दें जो अवामी मुफाद में था। चलें ये बता दें। मैं तो यही बात मैं तो खुद कर रहा हूँ, आपने पता नहीं मेरी तकरीर सुनी है, मैंने पिछले नहीं मैंने सुनी है। हमें आपके मुतालिक पता है कि आप डट जाते हैं, आप हक में खड़े होते हैं, इसलिए आपसे सवाल करते हैं। हमें तो कुछ लीगी लोग कहते हैं कि आप ये हफ्ते में एक दिन कैसर अहमद शेख साहब को क्यों ले लेते हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं तो सियासत में क्या करने आया था। मुझे बताइए कि मेरे पास तो अल्लाह का फजल से मैं हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लेके 35 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सदर था, और मिफ्ता इस्माइल के सगे चचा हबीब अहमद साहब वो मेरे साथ मैनेजिंग कमेटी में मेंबर थे, मेरे साथ कमेटी के मेंबर थे। उनका इंतकाल हुआ तो मैंने उनको बड़े एजाज़ से, क्योंकि हमारी कमेटी के मेंबर थे, उनको तजहीज़ व तफ़ख़ीम की चैम्बर की तरफ से। तो मैं तो देखिए ना, इसीलिए सियासत मेरा क्या लेना देना था कि मैं चिन्योट जाऊँ, कराची से चिन्योट जाऊँ, मेरी फैमिली वहाँ नहीं होती, क्या करने के मैं मुल्क के लिए, क्योंकि मैं डॉक्टर महबूब हक साहब के साथ रहा, और आज भी मैं इस वक्त मैं महबूबुल हक ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर का सदर हूँ। उनकी बेगम साहबा ने, डॉक्टर साहब की बेगम साहबा ने मुझे डॉक्टर साहब का जानशीन बनाया। वो वर्ल्ड रेनाउंड इकानमिस्ट थे। देखिए, वो उन्होंने कहा था कि जो जितनी कीमत बढ़े ना, जो उतना ही आप तनख्वाहें बढ़ाएं।
आज भी सारी जो तनख्वाहदार तबका है उनका साथ देता है। जब तक आप अमीरों को ही फैसिलिटेट करते रहेंगे, पिछली हुकूमत ने, मैं तो आपको यही कह रहा हूँ, 600 अमीरों को सारा कर्जा दे दिया है कि आप लोग जैसे कारोबारी तबके के जो अफराद हैं, जो सियासत में सिर्फ अवामी खिदमत के लिए आए हैं, इनकी कहीं सुनवाई भी हो सके, इनके अपने हल्के में कोई बात सुन सके और उस पर अमल करके कुछ बेहतरी की राह निकाल सके। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के लिए जब रवाना होना था, उससे पहले बहुत सी गिरफ्तारियां हुई, छापे मारे गए और लाहौर से एक घर से असलहा बड़ी तादाद में बरामद हुआ, जिस पर मुकदमात भी दर्ज हुए और जिसका हुकूमत ने काफ़ी वावेला भी किया और जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के समाअत के दौरान भी बातचीत हुई है। उस असलहे की असल कहानी क्या है, उसके जिस घर से बरामद हुआ उनका ताल्लुक क्या किसी सियासी जमात से है या वो इनफरादी तौर पे वो असलहा अपने पास रखते हैं, इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, इतनी बड़ी तादाद में असलहा बरामद होना, क्लाशनकोव्स बरामद होना, SM राइफल्स बरामद होना और फिर ये कहना कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक ये शख्सियत है जिसने ये असला अपने पास रखा था, खून खराबा करना चाहता था, कहानी असल क्या है? यह सर बड़ी मज़े की कहानी है। बल्कि आपने तो एक अदालत आलिया का जिक्र किया, मैं कह अदालत उस्मा का जिक्र किया जनाबे वाला। ये वज़ीर आज़म साहब ने असम्बली में तकरीर में फरमाया, वज़ीर आला साहब ने फरमाया, मरियम साहबा ने 4 दफ़ा फरमाया, मरियम और सभी आ जाते हैं ना, सब लोगों ने किया। अब मैं ये दिखाता हूँ, ये असला बरामद करती है पुलिस बजाश नियाजी के घर से। अच्छा, ये मियाँ साहब क्रिकेट खेल रहे हैं, पीछे जो बंदा खड़ा है ना, उसका नाम है बजाश नियाजी। उसका दावा है कि ये तमाम जो असला पकड़ा गया उसके ये लाइसेंस है जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये मियाँ नवाशी साहब हैं और ये साथ बजाश नियाजी हैं। अब मुझे एक बात बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जनाब भारी मिकदार में असला पकड़ा गया जो बजरिया मोटरवे आया और इस असले ने बाकायदा इस्तेमाल होना था दहशत गर्दी के लिए। अब असल कहानी यह है कि पुलिस इन फैसला कर चुकी थी, पुलिस को अहकामात किसी जगह से मिल चुके थे कि ये फैसला करो। जिस तरह इमरान खान ने ये बड़ा हिकमत अमली से वहाँ पे अपना मार्च अचानक ख़त्म किया, क्यों किया कि ये बहुत से फैसले हो चुके थे, बहुत से लोग PTI के झंडों को लेकर उनको इस्तेमाल किया जाना था, दहशतगर्दी के वाक़यात, फायरिंग के वाक़यात, तो सारा कुछ। इसी तरह इस क्रैक के घर में एक छापा मारा जाता है, ये शख्स कुछ अर्सा पहले PTI में शामिल होता है। अच्छा, ये शख्स जो है इसका ये एक बड़ा ट्रांसपोर्टर भी है, इसकी गाड़ियाँ भी तोड़ दी जाती हैं। दूसरा ट्रांसपोर्टर के साथ ये पॉलिटिकल वर्कर है। अच्छा, इनकी दुश्मनदारी भी है। असरत तमाम का तमाम लाइसेंसी है और ज़्यादातर असरे के लाइसेंस जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में बने हैं। अब जब ये शख्स मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ था ठीक था, जब ये उनकी जमात यूथ विंग का सदर लाहौर का था जब ठीक था, जब ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी चलाता था ये ठीक था। ये देखें, ये तस्वीरें बोल रही हैं ना, मियाँ साहब के करीब तरीन कौन हो सकता है? ये जब मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे तो क्रिकेट खेल रहे तो पीछे वो खड़ा है। यानी ये सारी चीज़ें थी। ये एक प्लानिंग हुई कि इस तरीके से एक घर में छापा मारा जाता है और मज़े वाली बात है, छापा मारा गया, घर में असला इस तरह पड़ा हुआ है सामने और उसको उठाया इन्होंने, ले गए। अब उस घर में बंदा ही कोई नहीं था। यस सर, एक बंदा गिरफ्तार नहीं हो सका, बाद में गिरफ्तारियां डालते रहे। एक जगह अगर आप वो चेक हो गया, आपको एक मज़े वाली बात बता दूं, उन्होंने वो चेक करवा लिया है कि वो तमाम का तमाम असला लाइसेंसी असला है। लाइसेंसी असला किसी के घर में रखना, किसी की आप किसी को कानूनी तौर पे मना नहीं कर सकते, लाइसेंस आप देते इसलिए हैं। ये प्लानिंग ये थी कि ये करने के बाद PTI के लोगों पर बेइंतहा तशद्दुद किया जाए, उनके डाई हार्ड वर्कर पे FIR दे दी, उसके बाद इन लोगों को पकड़ के इतना मारो कि ये साबित करो कि ये असला इस्तेमाल करना था, और उसके बाद ये तासर देना था कि पुलिस के अंदर ये तासर दिया गया कि आपको मारने के लिए असला इस्तेमाल होना था। और फिर पुलिस वालों ने जो किया वो आपने देखा। देखें, पुलिस की ड्यूटी है, हमारे वो लोग हैं, हमारे भाई हैं, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं है, ना उनके ख़िलाफ़ जा सकते हैं, वो अपनी जान की कुर्बानी तक दे देते हैं। लेकिन ये गलत झूठी FIRs क्यों होती हैं, क्यों अवाम को पागल बनाया जाता है? अब वज़ीर आला से लेके वज़ीर आज़म साहब हो, सियासी लीडर हो, सारे उनको जवाब देना पड़ेगा ना कि आप कह ही नहीं रहे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी जगह जिक्र नहीं कर रहे कि ये साहब का आपका साथी था। तो ये तस्वीरें जो बता रही हैं बार बार मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, मरियम साहबा के साथ, मियाँ साहब का लेटर बता रहा है, उसके आपको नहीं पता वो कौन था। एक झूठा मुकदमा दे दिया गया, उस झूठे मुकदमे के बाद अब आपको मैं एक बड़ी खबर और दे देता हूँ।
राना साहब वक्त कम है। बिल्कुल, एक छोटी सी 1 मिनट में बता देता हूँ। पीटीआई के अहम तरीन लोगों पर और एफआईआर जो दर्ज की गई हैं इस एहतजाज के ख़त्म होने के बाद भी, वो इसलिए की गई हैं कि अब जिस दिन इमरान खान कॉल देगा उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 16 MPO की बजाय वैसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और ताकि अगर उस वक्त नहीं भी कॉल देता तो फिर इलेक्शन के दिनों में गिरफ्तार करके इनको बंद कर दिया जाएगा। ये एक प्लानिंग है। यानी पीटीआई अगर अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रही है तो हुकूमत ने भी दी है, लेकिन बाद उनका रास्ता इख्तियार करके किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा, सियासी तौर पर भी नुकसान होगा। नाज़रीन, दिलासार से मुझे राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।